दोस्तों, हरि आदर्श एजुकेशन ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने आवेशों के बारे में अध्ययन किया है और स्तर वैद्युत की यूनिट हमने शुरू की है। और ये बता दें कि ये स्तर वैद्युत की यानी कि जो आपकी पहली यूनिट है वो यूनिट एग्जाम में 7 नंबर का मायना रखती है। तो इस बात का ध्यान रहे आपको कि 7 नंबर के सवाल इस यूनिट में से आने वाले हैं और इस यूनिट में कई चैप्टर भी शामिल है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आवेशों के बारे में हमने अध्ययन किया है, आवेशों की प्रकृति के बारे में हमने जाना है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कूलाम का नियम। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, कूलाम का नियम। तो दोस्तों, सबसे पहले सन 1785 की बात है, तब एक कूलाम नाम के वैज्ञानिक हुए थे और उन्होंने दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उस बल के बारे में बताने की कोशिश की। और क्या बताया उन्होंने, ये बात भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने ये बताया कि दो आवेशों के मध्य, दो आवेश मतलब ये मेरा पहला आवेश जिसे मैं Q1 कह देता हूं और ये मेरा दूसरा आवेश जिसे मैं Q2 कह देता हूं। और कूलाम ने इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया। जरा थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक से हम हट जाते हैं और एक नए टॉपिक के बारे में देखते हैं। आपने 9th क्लास में एक नियम और पढ़ा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसमें हमने क्या किया था, दो पिंड लिए थे, पहले का द्रव्यमान m1 था और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 था। और इन दोनों कणों के मध्य लगने वाले बल के बारे में न्यूटन सर हमें क्या बताते हैं कि इन दोनों कणों के मध्य लगने वाला बल जो है वो बल इन दोनों के गुणनफल के यानी m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी जो कि माना r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये सिचुएशन हमें बताते हैं न्यूटन सर। फिर से सुनिए क्या बताते हैं कि दोनों जो पिंड पड़े हैं, इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें बताते हैं। ठीक वही नियम इन दोनों आवेशों पर मैं फॉलो करता हूं। तो जरा सुनिए कि कूलाम क्या कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, पहले ही मैंने बताया कि इस यूनिट में हम आवेश को स्तर रखेंगे तो उस बात का तो आपको ख्याल रखना ही है, लेकिन दो स्तर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। एक तो यहां ध्यान देना है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मैं एक बार मानता हूं कि इन दोनों के बीच की दूरी r है, r दूरी पर ये पड़े हैं एक दूसरे से। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो क्या है कि गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेशों का गुणनफल, पहला Q1 है और दूसरा Q2 है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1 मैंने यहाँ पे बना दी है। और दूसरे शब्दों में इन्होंने क्या कहा है कि उनके बीच की दूरी के, मतलब r जो आप ले रहे हो, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल जो है वो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो r² 1 के अपॉन में डालूंगा और यहाँ f के समानुपाती। ये समीकरण नंबर कहलाती है आपके 2। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो f समानुपाती किसके रहेगा, Q1 Q2 बाई r²। ये फॉर्मूला इसका बनेगा कि F यानी लगने वाला बल इन दोनों के मध्य, हमने पहले पढ़ा है कि यदि ये दोनों आवेश समान है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे से विपरीत है तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। लेकिन भले ही वो आकर्षण बल लग रहा है, भले ही वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन जो भी बल लगता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और यहाँ से अगर समानुपात के निशान को हटाएं तो स्थिति क्या बनेगी, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ से मैंने समानुपात जैसे ही हटाया और क्या लगाया, बराबर, तो एक नियतांक लगेगा जिसे मैं कहूंगा k, और क्या आएगा, सेम का सेम Q1 Q2 बाई r²। यहाँ जो आप देख रहे हैं k वो एक नियतांक के रूप में है, समानुपाती नियतांक है
और इस समानुपाती नियतांक का मान भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि k = 1/4πε0। जी हाँ, k बराबर 1/4πε0 के बराबर रहेगा। अगर इसका मान मैं अंकों में लिखूं तो 9 × 10⁹ के रूप में इसका मान होगा। अच्छा, यहाँ आप लोग बोलोगे कि ये क्या है? ये है जी ε0। लिख देता हूं हिंदी में ε0, या इसे ε0 भी तो कह सकते हो। अब ये ε0 असल में है क्या? तो ये ε0 विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता बोले माध्यम दे रखा है तो माध्यम की विद्युतशीलता, और माध्यम नहीं है जैसे हवा पानी, और निर्वात है तो निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन ये ε0 निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। मान क्या होगा उसके लिए भी जरा ध्यान दीजिए कि ये जो आपका k है, k के बराबर में है 1/4πε0, और यही मान मैं यहाँ रखूं f बराबर k की जगह k का मान रख देता हूं, तो स्थिति क्या बनती है देखो जरा उसको भी। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, मैंने समीकरण में इसका मान रखा तो F = k की जगह रख दिया मैंने 1/4πε0 × Q1 Q2/r का स्क्वायर। ये समीकरण बन चुकी होगी। ये भी आप आंकिक प्रश्न में काम में ले सकते हो, कोई इसमें दोहराई है नहीं। लेकिन अगर मेरे को विद्युतशीलता को देखना है कि असल में है क्या, इसका कितना मान होता है, तो मैं इस समीकरण को जरा सा कन्वर्ट करूंगा। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, और लिखने की जहां तक बात है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ होगा इसमें, तो आप उसको कॉपीराइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये मान यहाँ लिख रहा हूं कि 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ये इधर ट्रांसफर करूं तो देखिए ε0 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4π। ε0 तो उधर चला गया, Q1 है Q2 है बटे r² है, और ये f इधर आया, तो यहाँ ये स्थिति हो गई। यानी 4π Q1 Q2 r² और क्या होगा f। ये ε0 का फॉर्मूला होगा, और ε0 निर्वात की क्या होती है विद्युतशीलता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप करोगे क्या कि फॉर्मूला ये भी यूज में आ सकता है। आप k की जगह क्या रख दोगे, k की जगह उसका मान रख दोगे 9 × 10⁹, और Q1 Q2 दोनों आवेशों का मान है। दोनों आवेशों का मान आपको प्रश्न में ऑलरेडी दिया होगा, और बीच की दूरी भी आपको दे रखी होगी। तब उन दोनों के मध्य जो बल की स्थिति है वो आपको निकालनी है। और यहाँ विद्युतशीलता निकालने की जहां तक बात है तो आप उसे इस रूप में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि इस विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, विद्युतशीलता आप देख रहे हो इसका मात्रक, तो मात्रक निकालने के लिए हम फॉर्मूले से ही यूज में लेते हैं इसको फॉर्मूले को। तो 1/4π का तो कोई मात्रक होता नहीं है, हमें अच्छे से पता है। जब मैं इन दोनों आवेशों की बात करूंगा तो आवेश का मात्रक तो हमेशा से ही क्या होता है कूलाम, पिछले वीडियो में हमने देखा है। और चूंकि दो आवेश है तो दोनों आवेशों के दो मात्रक यानी कूलाम का स्क्वायर बटे r। यहाँ पे क्या है, r दूरी है, और दूरी का मात्रक आपने सुन रखा है कि दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, लेकिन r का भी स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या होगा स्क्वायर। और यहाँ आप बल देख रहे हैं, बल F का मात्रक क्या होता है, बल का छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो फाइनली इन तीनों को मिला दिया जाए तो वो मात्रक किसका बनेगा ε0, यानी कि विद्युतशीलता का मात्रक बनेगा। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पड़ा है आपके पास कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन। तो ये मात्रक होगा विद्युतशीलता का। तो ध्यान रहे ε0 आपके विद्युतशीलता है, फॉर्मूला ये रहेगा, और इसी फॉर्मूले से आप इसका मात्रक निकाल सकते हो, और इसी फॉर्मूले से इसकी विमा भी निकाली जा सकती है। तो देखिए एक बार कि इसकी विमा क्या होगी। सुनिए, विमा के लिए भी हम फॉर्मूला यूज ले रहे होंगे, मात्रक भी बन जाएगा और विमा भी बन जाएगी। मैं इसको नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो यहां विमा ये लीजिए। सबसे पहले 1/4π की तो कोई विमा होती नहीं, हमें पता है। जब आवेश की बात करें तो आवेश की विमा हम पीछे पढ़ चुके हैं। आवेश की विमा A1 और T1 होती है, तो वही रखूंगा मैं A1 और T1।
ये लीजिए A1T1 और मुझे पता है कि ऊपर क्या लग रखा है, 2 आवेश है मतलब स्क्वायर है। उसके बाद दूरी r स्क्वायर, दूरी की विमा क्या होती है जी, l स्क्वायर दूरी। और उसके बाद बल की विमा आपको पता है mlt-2 जो कि 11th क्लास में आप पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए a कितना है जी, यहाँ पे a है 1। अगर मैं बात करूं यहाँ पे m की, तो m नीचे कितना है 1, ऊपर आ गया तो -1। जब भी बट्टे से इसको गुणे में ले जाया जाए तो माइनस इनवर्स हो ही जाएगा वो तो। और l की अगर बात करें तो l यहाँ पे 2 और 1 3, नीचे l कितने हैं 3, ऊपर गए तो -3, तो ml-3 ये हो जाएगा। अच्छा लास्ट बचा है t, 2 तो t ऊपर है और 2t माइनस के कहाँ है नीचे, 2 और 2 कुल मिला के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के है, ऊपर गए तो प्लस में हो गए, प्लस के 2 और प्लस के 2 प्लस के कितने हो गए 4, तो t और ये हो गया 4। ये रहेगी विद्युतशीलता की विमा। तो इस तरीके से आपको मात्रक और विमा रखने के बजाय निकाल लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और वीडियो को आपको पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। और अच्छे से यदि समझना है तो पीछे जो पार्ट बन रखे हैं उनको भी अच्छे से क्लियर करना है, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए आपको चलना है, ये भी आपको ख्याल रखना है। अब हम निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, ये लीजिए एप्सिलॉन 0 का मान। तो हमें ये पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कह लूं या फिर मैं इसको क्या कह लूं, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन 0 को ट्रांसफर करूं तो 1/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और अब यदि मैं इसका मान रखूं तो क्या निकलेगा, ये 1/4 है, पाई का मान 3.14 × 9 × 10⁹। यदि आगे सॉल्व करें तो 4 × 12 और 1 13 को 10 से करोगे 113, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा 1/113.09 × 10⁹ हो जाएगा। 10⁹ को जब मैं ऊपर भेजूंगा तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो ये लीजिए ऊपर भेज दिया और 10⁻ कितना हो गया -9। आगे बढ़े तो एप्सिलॉन नॉट बराबर भाग जब लगाया तो कितना आ गया 0.00884 सॉल्व करके देखना एक बार, और इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया -9। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो दशमलव 1 2 3, अगर दशमलव को 3 संख्या के बाद लगाऊं तो 10⁻⁻9 से बढ़ करके कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। यानी मैं एप्सिलॉन नॉट को इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 8.846, तो क्यों ना 4 को 5 कर दूं और इंटू 10⁻⁻ में क्या हो जाएगा 12। जब भी दशमलव को मैंने ट्रांसफर किया तो 3 संख्याओं के बाद लगाया तो आगे 3 घात क्या कर गई, बढ़ गई, -9 और -3 -12 हो गए। तो यहाँ कुल मिला के ये एप्सिलॉन नॉट का मान आपको प्राप्त हुआ है। एक बार अच्छे से इसको सॉल्व करके देखना कि क्या कैलकुलेशन सही है या फिर। तो उसके बाद हम चलते हैं एप्सिलॉन नॉट के बाद हमें ये ध्यान देना है कि यदि आपके पास 2 आवेश है तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल तो आपको पता चल ही गया है कि वो बल कितना होगा और क्या होगा। लेकिन यदि 2 आवेश आपके सामने इस रूप में पड़े हैं, इस रूप में आपके सामने 2 आवेश है और यदि ये दोनों समान है यानी प्लस प्लस है, तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। स्पष्ट बात है कि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा जिससे ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इस आवेश के कारण ये मान लीजिए Q2 है और ये मान लीजिए Q1 है, तो Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा। अच्छा इसके कारण इस पर लगने वाला बल कितना होगा। सुनिए फिर से कि दोनों जो आवेश है इन दोनों के मध्य एक दूसरे के उपस्थित होने के कारण दोनों दूर भागने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये दोनों आवेश प्रतिकर्षित हो रहे हैं, मतलब इस पर इसके कारण कुछ क्रियाएं हो रही है, कुछ बल लग रहा है, तो इसके कारण इस पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा उसकी दिशा ये होगी, और इसके कारण इस पर लगने वाला जो बल है प्रतिकर्षण बल है इसकी दिशा भी ऑपोजिट होगी। यानी एक दूसरे के सापेक्ष इस तरीके से बल लगा रहे होंगे कि दूर भागने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसके कारण इस पर लगने वाला बल देखूं,
तो Q1 पर लगने वाला बल इस रूप में आप लिखोगे उसे, भैया बल के दिशा की मैं बात कर रहा हूं, तो आप कैसे लिखोगे कि पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, ये जो बल लग रहा है इस पर जो बल लग रहा है दूसरे के कारण, उस बल को आप रिप्रेजेंट करोगे F12 से। अच्छा, Q1 आवेश के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल है उसे आप रिप्रेजेंट करोगे F21 से, यानी कि दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल। सुनिए, यहाँ पे F12 जो मैंने लिखा है वो हमेशा ही F21 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों स्तर आवेश है, दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएंगे तो वो बल जो होगा वो आपस में क्या होगा, समान, यानी F12 बराबर F21 होगा। यहां अगर मैं F12 की बात करूं तो वो है पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल, पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल है उसे F12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि F21 लिखा है तो मतलब ये निकला कि दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल, ये स्थिति होगी इसके लिए। तो इन दोनों बलों को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, कब, जब दोनों आवेश आपस में क्या है, समान। अब जरा सोचिए कि अगर स्थिति उल्टी हुई, ये नहीं हुई और ये हो गई, कि दोनों जो आवेश आपके सामने पड़े हैं वो एक दूसरे से विपरीत है, ये प्लस का है और ये माइनस है, तो विपरीत आवेशों के मध्य तो हमेशा ही आकर्षण बल लगता है, यानी इसके कारण इस पर लगने वाला बल भी आकर्षण बल और ये भी आकर्षण बल, दोनों एक दूसरे के समीप आने की कोशिश करेंगे। तब हम क्या कहेंगे, जैसे ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है, तो ये जो बल लग रहा है ये बल पहले पर किसके कारण लग रहा है, दूसरे के कारण, दूसरा वाला आवेश इसे खींच रहा है, तो दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल, यानी इसे हम F12 कहेंगे और इसे हम F21 कहेंगे। और यदि सिचुएशन ये है तब भी दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि दोनों आवेश समान है, दोनों आवेश स्तर है, तो एक दूसरे पर लगने वाला बल भी तो समान होगा। तो स्थिति यहाँ पर भी ये होती है, आपको इसका भी ध्यान रखना है, और ये दोनों चीजें आपको नोट करनी है, स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं आवेशों पर लगने वाले बलों की तुलना। आवेश पर जो बल लगता है माध्यम में अलग लगता है और निर्वात में अलग लगता है। हमें पता है कि जब कोई दो आवेश निर्वात में उपस्थित है तब उनके बीच कितना बल लगेगा, और यदि दोनों आवेश किसी न किसी माध्यम में उपस्थित है, हवा में उपस्थित है या पानी में उपस्थित है, तब उन दोनों के बीच कितना बल लगेगा। बल की दिशा के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बल की दिशा क्या होगी, और F21 से या F12 से उसे रिप्रेजेंट हम कर रहे होंगे। बात करते हैं आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना। अब यदि ऐसा मानो कि दोनों आवेश, जब आवेश कहां हो, जब आवेश निर्वात में हो, जब आवेश निर्वात में हो तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। अच्छा, मैं उसे F से लिखता हूं, और मुझे पता है कि 4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जैसा इसका फॉर्मूला होता है, मैं इसे समीकरण नंबर 1 कह दूंगा। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि यही दोनों आवेश निर्वात में नहीं बल्कि माध्यम में हो, तो जब आवेश कहां हो, जब आवेश माध्यम में हो तब उनके बीच लगने वाला बल, अच्छा माध्यम है तो मैं उसे Fm लिख दूं, निर्वात है मैं इसे Fa लिख देता हूं, तो 1/4πε0। अब ध्यान दीजिए कि आपने माध्यम की बात की है कि जब दोनों आवेश कहां उपस्थित हो, माध्यम में, और ये माध्यम है तो कुछ न कुछ माध्यम का परावैद्युतांक भी होगा, तो वो माध्यम का परावैद्युतांक से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वो माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है कि कुछ गाढ़ा हो, कोई दृढ़ माध्यम हो, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट के बजाय मैं इसे एप्सिलॉन आर से गुणा करूंगा। और ये बात मैंने इसलिए की है, एप्सिलॉन आर यहाँ पे है क्या,
माध्यम का परावैद्युतांक, क्योंकि माध्यम आप काम में ले रहे हो। अच्छा, निर्वात की बात हो रही थी तो कोई बात नहीं, लेकिन माध्यम जब आप कर रहे हो तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये होगा और ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करनी है, बलों की तुलना करनी है कि निर्वात में ये ज्यादा लग रहा है या माध्यम में ज्यादा लग रहा है। अगर ज्यादा या कम तो कितना ज्यादा या कम लग रहा है, उसके लिए मैं समीकरण 1 व 2 की क्या करूंगा, तुलना। समीकरण 1 और 2 की तुलना करूंगा। मैं इसमें इसका भाग लगा देता हूं तो FA/FM हो जाएगा और दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बट्टे ये भी रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। अच्छा, कैंसिल तो हो ही जाएगा, ये पूरा से पूरा क्या बचेगा, एप्सिलॉन r, और आगे है Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर और नीचे भी है Q1 Q2 बट्टे r स्क्वायर। ये मामला तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन r ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा कि FA/FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, और ये एप्सिलॉन r मैंने आपसे बोला कि माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम कितना गाढ़ा है या माध्यम किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये फॉर्मूला होगा, यदि आपको यहाँ से माध्यम का परावैद्युतांक निकालना है तो निर्वात में लगने वाला बल बट्टे माध्यम में लगने वाला बल, ये फॉर्मूला रहेगा। जब भी आपको यहाँ से परावैद्युतांक निकालना है तो मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे नोट करता हूं कि परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर क्या होगा, निर्वात में आवेशों के बीच लगा बल, निर्वात में आवेशों के बीच लगा बल बटे FM का मतलब क्या है, माध्यम में आवेशों के बीच लगा बल। तो ये लीजिए, माध्यम में आवेशों के बीच लगा हुआ बल, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब भी परावैद्युतांक आपको निकालना है तो निर्वात में आवेशों के बीच लगा बल और माध्यम में आवेशों के बीच लगा बल और परावैद्युतांक निकल जाएगा। अच्छा, जब आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, क्या लिखोगे कि निर्वात में आवेशों के बीच लगे बल तथा माध्यम में आवेशों के बीच लगे बल के अनुपात को उसका हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। देखिए एक बार वापस से कि यहाँ पर जब आवेश निर्वात में हो तो इतना बल लगता है, बल का फॉर्मूला हमने पीछे व्युत्पन्न किया है। अच्छा, जब दोनों आवेश माध्यम में हो तब इतना बल, इतना का मतलब क्या हुआ कि सेम है लेकिन हमें एप्सिलॉन r से क्या करना है, गुणा। और यहाँ एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, क्योंकि बात माध्यम की हो रही है। जब दोनों की मैंने तुलना की तो FA/FM हुआ और बाकी सारा तो इसमें मैच हो रहा है तो कैंसिल हो ही गया। क्या बचा, एप्सिलॉन r। कहाँ बचा, नीचे। जब इसको ट्रांसफर किया तो ऊपर आ गया, कुल मिला के फॉर्मूला बना ये। यानी अगर आप परावैद्युतांक का फॉर्मूला देखो तो ये निर्वात में लगा बल बटे माध्यम में लगा बल, कहाँ, दोनों आवेशों के मध्य। तो ये कुल मिला के आपके फॉर्मूला रहेगा परावैद्युतांक का, आपको याद रखना है। अच्छा, मैं कुछ एक परावैद्युतांक की तो यहाँ बात कर लेता हूं। अगर आप वायु की बात करो तो 1 होगा, अगर आप वायु की बात करो तो उसका परावैद्युतांक क्या होगा, 1। अच्छा, यदि आप बात करते हो सभी धातुओं की, सभी धातुएं, तो उनका परावैद्युतांक हमेशा ही 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा सभी धातुओं का परावैद्युतांक हमेशा कह सकते हैं वायु का परावैद्युतांक 1 होगा। तो अलग अलग माध्यम के लिए परावैद्युतांक भी अलग अलग होता है। लेकिन बाकी अगर अन्य माध्यमों की बात करें तो वो होता है अनंत। अन्य माध्यमों का कोई भी आपको दे रखा है, जैसे कांच दे रखा है वगैरह, तो उनका परावैद्युतांक होगा अनंत। तो इस स्थिति के बारे में आपको ध्यान रखना है। परावैद्युतांक मैंने आपको बता दिया है। परिभाषा लिखने की जहां तक बात है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सारी परिभाषाएं जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उन सबकी परिभाषाएं, डेरिवेशन वगैरह सब आपको अच्छे से मिल जाएगी। ये तो था कूलाम का नियम और उसकी समस्त जानकारियां। अब हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं, यानी कूलाम क्या नहीं बता पाया। तो देखिए, ये केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, किसी भी प्रकार से बिंदु आवेशों के लिए लागू होगा। कोई अन्य आवेश यहाँ पे गतिशील आवेश वगैरह काम में नहीं आएंगे। और दूसरा, ये नियम स्थिर आवेशों के मध्य लगे बलों की जानकारी देता है। आवेश
बिंदु आवेश होना चाहिए और दूसरी इसकी शर्त है कि आवेश स्थिर भी होना चाहिए। यदि आवेश गतिशील है तो उसके अंदर जो बल लग रहे हैं, उनके बीच जो बल लग रहे हैं, उनकी जानकारी ये नहीं देगा ये नियम, केवल और केवल आवेश स्थिर होने चाहिए। और तीसरी बात, आवेशों के बीच की जो दूरी है, भाई दो आवेश जो आप ले रहे हैं Q1 और Q2, उन दोनों के बीच की दूरी मिनिमम अगर मानो तो 10 की घात -15 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी है, इससे छोटी दूरी है, तो उसके लिए कूलाम का नियम किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं कि आवेशों के मध्य लगे बल, या फिर कौन बताता है, कूलाम का नियम है वो बताता है। तो कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण बल की हम तुलना करें, दोनों बलों की तुलना करें तो स्थिति क्या बनती है, जरा देखिए। आवेशों के मध्य लगा बल, आवेशों के मध्य लगा बल, और वो आपने पढ़ा है, मैं इसे Fe इलेक्ट्रिसिटी है तो Fe से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 1/4πε0, और आपने पढ़ा है Q1 Q2/r का स्क्वायर। ये बनी है आपकी समीकरण नंबर 1। दूसरे शब्दों में मैं यूं कह रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसकी स्थिति भी आपने पढ़ी है। गुरुत्वाकर्षण बल को मैं G से रिप्रेजेंट कर दूं एक बार, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने पढ़ा है G और m1 m2/r का स्क्वायर, ये स्थिति पढ़ी है। अच्छा, यहाँ 1/4πε0 को आप k भी लिख सकते हो, तो क्यों नहीं ये कर दो आप k, यहाँ पे अगर G लिया है तो वहां पे k ले लो। ये होगी समीकरण नंबर 2। अच्छा, मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का यदि भाग ले लूं, समीकरण 1/2, अगर ऐसा करें तो क्या होगा, Fe/Fg, यानी ये वाला बल, कौन सा, आवेशों के मध्य लगा बल Fg, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, क्या बनेगा, k है Q1 Q2/r², r² से r² तो कैंसिल हो ही जाना है, तो क्या बचेगा, k Q1 Q2 बच जाएगा बटे G m1, और क्या बचेगा m2। तो ये इन दोनों के मध्य संबंध का समीकरण है, और यहाँ से भी आप कुछ एक आंकिक प्रश्न सोल्व करेंगे, आगे हम करवाएंगे भी आपको। तो यहाँ मैं बता दूं कि k का मान 9 × 10 की घात 9 होता है, और g का मान आप छोटी क्लासों में पढ़ते ही हैं, कितना होता है, 6.67 × 10 की घात -11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जैसा इसका मान होता है। तो ये कुल मिला के इन दोनों के मध्य संबंध का समीकरण है, और इससे आपको आंकिक प्रश्नों को सोल्व करना भी है। 1 by 1 क्लासें आती रहेगी, और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, और आगे आंकिक प्रश्न सोल्व भी आपको करवाए जाएंगे, कोई दो राय इसमें है नहीं। बहुत सारे हमारी बुक के भी हम प्रश्न सोल्व करेंगे, बाहर से भी आपके लिए प्रश्न लाएंगे, तो आपके लिए इसी तरीके से अच्छी चीजें लाते रहे, उसके लिए सपोर्ट कीजिए। हरि आदर्श परिवार का टीम लगातार काम कर रही है, और तब तक के लिए पढ़ते रहे। धन्यवाद।